गुड इवनिंग बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। बच्चों पढ़ तो हम लोग रहे थे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, लेकिन मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कल कि मैम प्लीज़ आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ा दीजिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म पर, जिसमें आधे पॉइंट्स हम आज कवर करेंगे और आधे कल। आज हम लोग कवर करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी में क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, किस किस तरह की वुड इसमें देखने को मिलती है, और कल हम लोग पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। बच्चों सबसे पहले तो हम वर्ड पर जाएंगे। वर्ड क्या है? जिम्नोस्पर्म। तो इसको जब आप स्प्लिट करेंगे तो दो वर्ड्स हमारे सामने निकल कर आएंगे। एक तो आएगा जिम्नोस और दूसरा आएगा स्पर्मा। जिम्नोस और दूसरा आएगा स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब क्या होता है? जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। यानी ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें सीड्स कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं। अब ये बात कुछ समझ नहीं आ रही तो देखो, एक सिंपल से एग्जांपल से समझो। हम लोग आम खाते हैं, आम एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है। आम में सब लोगों ने देखा है कि बीच में क्या होती है? गुठली होती है, और उसके चारों तरफ क्या होता है? बहुत अच्छा अच्छा पल्प होता है ना, जिसको कि हम एंजॉय करते हैं। और फिर उसके चारों तरफ क्या होता है? छिलका होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो ये सीड है वो सीड सराउंडेड है किससे? पल्प से और छिलके से। तो ये पल्प और छिलके किसका पार्ट है? ये ओवरी का पार्ट है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सीड सराउंडेड है किससे? ओवरी से। लेकिन ये बात तो किसकी हुई? आम की, जो कि एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है। लेकिन जब हम जिम्नोस्पर्म को देखेंगे बच्चों, तो वहां पे सीड के चारों तरफ कोई ओवरी नहीं होती। यानी सीड कैसे हो गए? नेक्ड हो गए। दूसरी बात, जिम्नोस्पर्म जितने भी आप देखोगे वो या तो आपको ट्रीज दिखेंगे या फिर वो आपको श्रब्स दिखेंगे, हर्ब्स आपको नहीं दिखेंगे। तीसरी बात, ये जो प्लांट्स होते हैं वो शो करते हैं जीरोफिटिक एडेप्टेशन। अब आप कहोगे हम कैसे मान लें कि जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करते हैं? तो देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया था वंस अपॉन ए टाइम, पाइनस पढ़ाया था। और पाइनस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह की लीफ है? निडल लाइक लीफ है, सुई के जैसी लीफ है। तो अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब लीफ पतली होगी तो उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस जो है वो कम होगा। तो ये एक जीरोफिटिक एडेप्टेशन है। चौथी बात, जब जिम्नोस्पर्म कह दिया तो इसका मतलब प्लांट बॉडी कैसी होगी? स्पोरोफिटिक, क्योंकि स्पोरोफिटिक जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो टेरिडोफाइट से शुरू हो जाती है। तो टेरिडोफाइट में भी स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट है, जिम्नोस्पर्म में भी, एंजियोस्पर्म में भी। तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्पोरोफिटिक होती है, और डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स में। अब हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। बच्चों रूट जो है, जब ट्री कह रहे हैं तो रूट कैसी होगी? टैप रूट। अब आप कहोगे ट्री कहने से क्या मतलब हुआ कि सारे ट्रीज में? हाँ बच्चों, जो ट्रीज होते हैं उनमें कौन सा रूट सिस्टम मिलता है? टैप रूट सिस्टम मिलता है। जब हम ग्रासेस की बात करते हैं तो वहां कौन सा रूट सिस्टम होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। यहाँ पर अभी मैंने आपसे कहा था कि जिम्नोस्पर्म जितने भी हैं वो या तो ट्रीज के फॉर्म में मिलेंगे या फिर श्रब्स के फॉर्म में मिलेंगे। अब केवल रूट सिस्टम और वो भी टैप रूट सिस्टम लिखने से काम नहीं चलता। हमारा आंसर जब एनरिच होता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं, वो भी वो एग्जाम्पल दीजिए जिसको कि याद करना आपके लिए भी बहुत इजी हो। जैसे कि आपके सिलेबस में 3 जिम्नोस्पर्म मेंशन है, साइकस, पाइनस और एफिड्रा। उसमें से साइकस और पाइनस में पढ़ा चुकी हूँ। तो साइकस जो है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि एक तो अपने को मिल रही थी कौन सी? नॉर्मल टैप रूट, और दूसरी कैसी थी? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, या जिसको एपोजियोट्रॉपिक रूट्स भी कहते हैं। वो रूट्स क्या कहलाती हैं? कोरिलॉइड रूट्स कहलाती हैं। इन रूट्स की क्या खास बात थी कि जब आप इसका सेक्शन लेंगे तो इसमें आपको कॉर्टेक्स रीजन में आपको क्या मिलेगी? BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेगी, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। वहीं जब हम पाइनस की बात करते हैं तो पाइनस में रूट्स के साथ किसका एसोसिएशन होता है? फंगस का एसोसिएशन होता है, जो क्या कहलाता है? ये एसोसिएशन हायर प्लांट्स की रूट्स का फंगस के साथ एसोसिएशन क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। ये भी किसका एग्जांपल है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल है, जिसमें कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है। पाइनस को फायदा ये होता है कि फंजाई उसको क्या एब्जॉर्ब करके देता है? वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन करके देता है, खासतौर पर फॉस्फोरस, जो कि इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। और बदले में फंगस को क्या मिलता है? फंगस जो है उससे आराम से शेल्टर मिल जाता है और आराम से खाना मिल जाता है। तो दोनों को फायदा हुआ। तो जब आप रूट लिखेंगे जिम्नोस्पर्म की तो वहां पे ये दोनों वेरिएशंस को आप अपने आंसर में जरूर से मेंशन करेंगे। अब हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम, अब आप देखो, हमने साइकस और पाइनस दोनों पढ़ा है। जैसे कि ये वाला जो प्लांट है ये किसका है बेटा? ये है साइकस का। ये प्लांट किसका है? ये है पाइनस का। अब देखो, जो स्टेम होता है वो ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। जैसे कि जब हम साइकस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही, तो हम क्या लिख देंगे? अनब्रांच्ड होता है। जब आप पाइनस को देख रहे हो तो आपको ब्रांच दिखता है, तो आप वहां पे क्या मेंशन करोगे? पाइनस में ये ब्रांच्ड होता है। इरेक्ट और वुडी, तो जब ट्री कह दिया तो वुडी तो हो गई सही, इरेक्ट होता ही है।
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिसमें कि लीफ स्कार्स प्रेजेंट होते हैं। लीफ स्कार का मतलब क्या होता है कि जैसे स्टेम बना है, इस स्टेम पर यहाँ पे कभी कोई लीफ थी, यहाँ पे कोई लीफ थी, अब ये लीफ किसी भी वजह से फॉल ऑफ हो गई, नेचुरली भी फॉल ऑफ हो गई, तो जब ये लीफ फॉल ऑफ हुई तो यहाँ पर उसका निशान रह गया, जिसको हम क्या कह देते हैं, लीफ स्कार। इस तरह के लीफ स्कार्स आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हालांकि सारे जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलेंगे, जैसे कि पाइनस में नहीं मिलेगा, लेकिन साइकस में मिलेगा आपको। तो ये चीज आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे। अब आगे बात करते हैं लीव्स की। अब लीव बच्चों दो तरह की यहाँ पे मिलेगी, एक तो मोनोमॉर्फिक भी हो सकती है, डाइमॉर्फिक भी। मोनोमॉर्फिक का मतलब है एक ही तरह की लीव, जैसे कि आपको पाइनस में देखने को मिलती है। सारी लीव कैसी है, निडल लाइक लीफ है। लेकिन जब आप साइकस की बात करेंगे तो यहाँ पर किस तरह की लीफ होगी, डाइमॉर्फिक। अब डाइमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ कि एक तो आपको ये दिख रही है ग्रीन कलर की लीफ, इसको हम क्या कह देंगे, फोलिएज लीफ, जो किस कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी। काम क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। और एक ये वाली दिख रही है आपको ब्राउन कलर की लीफ, ये लीफ क्या होगी, ये स्केली लीफ होगी, जो कि प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो इस बात को भी आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे। फिर मोनोमॉर्फिक में जब आप पाइनस कहेंगे तो वहां पे आप निडल लाइक लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको अपने आंसर में मेंशन करनी होगी। फिर अब आप बात करते हैं, ये हमने किस चीज की बात कर ली बेटा, अब तक जो हमने जिम्नोस्पर्म के जो कैरेक्टर्स पढ़े उसमें हमने उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड किया। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी कि हमने रूट की बात कर ली, हमने स्टेम की बात कर ली, हमने लीव्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी की। इंटरनल मॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले, उसके पॉइंट्स लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी कि जब हम रूट का सेक्शन कट करेंगे तो हमें जिम्नोस्पर्म में क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं, स्टेम का सेक्शन कट करेंगे और लीफ का सेक्शन कट करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो टिश्यू होंगे उसमें जाइलम और फ्लोएम है। तो जाइलम में हम लोग 4 एलिमेंट्स पढ़ते हैं, वेसल्स, ट्रेकीज, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। लेकिन जिम्नोस्पर्म में आपको क्या चीज प्रेजेंट होगी, ट्रेकीज प्रेजेंट होगी और जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होंगे। क्या एब्सेंट होंगी, वेसल्स एब्सेंट होगी। लेकिन एक्सेप्शन को भी हम अपने आंसर में मेंशन करेंगे और इस पे इंपॉर्टेंट जरूर लगा देंगे, क्योंकि जो नीटेल्स ऑर्डर है उस नीटेल्स में आपको वेसल्स भी मिलेंगी। फिर वहीं पे हम जब बात करेंगे फ्लोएम की, तो फ्लोएम के भी हम 4 एलिमेंट्स पढ़ते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म में जब फ्लोएम हम देखते हैं तो नीटेल्स के अलावा बाकी सभी में आपको क्या मिलेगी, सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलेगी। क्या चीज एब्सेंट होगी, कंपेनियन सेल। यहां पर से क्वेश्चन पूछते हैं कि जिम्नोस्पर्म का कौन सा ऑर्डर है जिसमें कि कंपेनियन सेल जो है वो प्रेजेंट होती है ना, तो उसमें आपको आंसर देना होगा नीटेल्स। या जिम्नोस्पर्म का कौन सा ऑर्डर है जिसमें कि वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो आंसर होगा नीटेल्स। बाकी सब में एब्सेंट होती हैं, इसीलिए लिखा है वेसल्स आर एब्सेंट, कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट और ब्रैकेट में करके लिखा है एक्सेप्शन नीटेल्स। समझ में आ गई। तो ये 4 पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखने हैं। अब समझते हैं आगे। अब देखो, अब जैसे हम रूट का सेक्शन कट करते हैं तो रूट में जो जाइलम होगा बच्चों वो एक्सार्क होगा। एक्सार्क का मतलब क्या होता है, मैं बना के बताती हूँ आपको। जैसे कि एक तो रूट में हमेशा वेस्कुलर बंडल आपको कैसे मिलेंगे, रेडियल। रेडियल का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे बनाया मैंने जाइलम, फिर यहाँ पे मैं किसी और शेप का बना देती हूँ फ्लोएम, फिर ये बना दिया मैंने जाइलम, यहाँ पे मैंने बना दिया फ्लोएम। ये मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे। ये जाइलम बना दिया और ये मैंने बना दिया फ्लोएम। अब हमने क्या बात लिखी है, हमने लिखी है कि जाइलम जो है वो एक्सार्क होता है। एक्सार्क का मतलब ये होता है बेटा कि जाइलम के वो एलिमेंट जो पहले बनते हैं वो कहलाते हैं प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनते हैं वो कहलाते हैं मेटाजाइलम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेकीज जो पहले बनेंगी वो कहलाएंगी प्रोटोजाइलम, जो ट्रेकीज बाद में बनेंगी वो कहलाएंगी मेटाजाइलम। और दूसरी बात, प्रोटोजाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज होता है छोटा, मेटाजाइलम का जो एलिमेंट होता है उसका साइज होता है बड़ा। तो अगर मैं इस तरीके से बना रही हूँ, ये देखो, ये मैंने छोटे छोटे एलिमेंट बनाए और फिर मैंने यहाँ बड़ी सेल बना दी, तो ये छोटे एलिमेंट किसके थे, प्रोटोजाइलम के। ये किधर की तरफ बना रही हूँ, टुवर्ड्स द पेरीफेरी बना रही हूँ, ये पेरीफेरी की तरफ बना रही हूँ। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सार्क कंडीशन। और अगर इसका अपोजिट होता कि छोटे वाले एलिमेंट अंदर की तरफ होते यानी टुवर्ड्स द पिथ होते, यानी एक बार अलग से बना के बताती हूँ। जैसे कि छोटे वाले एलिमेंट होते, ये मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पे मैंने पिथ लिख दिया, पी लिख दिया। अब छोटे वाले एलिमेंट यहाँ बना दिए, इस तरीके से बना दिए, और बड़े वाले एलिमेंट्स यहाँ पे बना दिए। तो अब ये कंडीशन क्या होगी, एंडार्क होगी। यानी अगर प्रोटोजाइलम कहाँ है, टुवर्ड्स द पेरीफेरी है, तो इसका मतलब एक्सार्क कंडीशन। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पिथ है तो इसका मतलब एंडार्क कंडीशन। तो रूट में हमेशा हमेशा और हमेशा आपको एक्सार्क कंडीशन ही देखने को मिलती है, चाहे कोई सा भी प्लांट हो। एक जनरलाइज बात है, एक्सार्क ही मिलेगी रूट में, वेस्कुलर बंडल रेडियल ही मिलेंगे। ठीक,
अब डायार्क टू पॉलीआर्क लिखिए, इसका मतलब 2 जाइलम से शुरू होगी बात और बहुत सारे जाइलम पे खत्म होगी, यानी मिनिमम 2 जाइलम और 2 फ्लोएम, और या फिर बहुत सारे जाइलम और बहुत सारे फ्लोएम वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं आगे स्टेम की। स्टेम में जो बच्चों वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं। ओपन का मतलब क्या हुआ कि जो जाइलम और फ्लोएम है, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया, जाइलम लिखा, यहाँ लिखा फ्लोएम, इन दोनों के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो हम क्या कह देंगे कि वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, ओपन तरह के। कॉन्जॉइंट का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि ये बनाया, ये मैंने कैम्बियम बनाई, अब जाइलम और ये फ्लोएम ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम क्या कह देंगे, कॉन्जॉइंट। सेंटर से लेटरल साइड में, सेंट्रल से लेटरल साइड का मतलब क्या हुआ, ये मैं यहाँ पे सेक्शन कटिंग करके बताती हूँ। ये देखो, ये क्या बना रही हूँ, ये वेस्कुलर बंडल बना रही हूँ। ये क्या है, वेस्कुलर बंडल। एक ही वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद है। तो ये क्या है, सेंटर से लेटरल साइड में, ये सेंटर के लेटरल, ये सेंट्रल के लेटरल, ये सेंट्रल के लेटरल, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। अब बात करो कि जो स्टेम का जब आप सेक्शन कटिंग करेंगे बच्चों, तो वहां पर वो किसका बना होगा, पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होगा। और पेरेनकाइमेटस कह दिया, इसका मतलब उसमें क्या चीज फिल रहेगी, स्टार्च फिल रहेगा, लेकिन टेनिन को लिखना हमें नहीं भूलना। हम लोगों ने पढ़ा था साइकस में, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन था वहां पे टेनिन सेल्स प्रेजेंट थी। अब जब ये चीज मौजूद है, कैम्बियम मौजूद है, तो इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होने की पूरे पूरे चांसेस है। और वो हमें कैसे पता लगेगा कि सेकेंडरी ग्रोथ हुई है इस प्लांट में, एक तो अगर किसी भी ट्री में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसका जो स्टेम होता है वो अच्छा खासा मोटा तगड़ा होता है ना। और अगर वो बिल्कुल दुबला पतला मरियल सा है तो इसका मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो आपको स्टेम देखने को मिलेंगे उसमें क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है और एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब इस बेस पर, सेकेंडरी ग्रोथ के बेस पर जो वुड होगी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पूरी स्लाइड पे, क्वेश्चन आते ही आते हैं। वुड जो होगी 2 तरह की होती है, मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। ये जिम्नोस्पर्म में पढ़ोगे आप ये वर्ड, मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक वुड वो वुड होती है जिसमें कि पिथ और कॉर्टेक्स जो होता है वेल डेवलप्ड होता है और मेडुलरी रेस ब्रॉड होती है। अब आप खुद ही सोचो अपन किसको बोलते हैं, जैसे ये मैंने बनाया, सेक्शन लिया स्टेम का, ये मैंने वेस्कुलर बंडल बना दी है ना, और ये है पिथ, ये पिथ है, ये जो मैंने डॉट लगाया ना। अब अगर सोचो कि पिथ वेल डेवलप्ड है, पिथ हम किसको बोलते हैं, मेडुला को एक और नाम है, पिथ की जगह आपको कई जगह मेडुला भी लिखा हुआ मिलेगा। अब ये हॉलो होता है, खोखला होता है। अब अगर ये खोखला पोर्शन होगा और इसके बीच में यहाँ पे चौड़ी चौड़ी मेडुलरी रेस बना दूं, तो ये वुड कॉम्पैक्ट थोड़ी हुई, इतना तो खोखला पोर्शन हो गया। और ये मेडुलरी रेज है, इसमें भी काफी काफी सारी स्पेस हो गई, तो फिर ये वुड कॉम्पैक्ट थोड़ी हुई। तो ये वुड कभी भी कैसी नहीं होगी, कभी भी फर्नीचर बनाने के काम में इस वुड को नहीं लिया जाएगा। तो ये कैसी होती है, नॉट कॉम्पैक्ट होती है। और एग्जाम्पल क्या है, साइकस। वहीं अगर इसकी जगह अपोजिट हो जाए कि पिथ और कॉर्टेक्स जो है बहुत कम डेवलप हो, मेडुलरी रेज बिल्कुल पतली पतली बना दो, जैसे कि मान लो ये बनाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पास पास मैंने वेस्कुलर बंडल बना दिए इस तरीके से, ये देखो ये पास पास वेस्कुलर बंडल बना दिए, और मेडुलरी रेस जो है बिल्कुल पतली पतली सी बना दी, बिल्कुल पतली पतली सी बना दी। पिथ भी जो है वो बहुत ही कम डेवलप है, यानी यहाँ पर क्या है कि कॉम्पैक्टनेस ज्यादा है। कॉम्पैक्टनेस ज्यादा है तो इसका मतलब ये वुड काम में आ सकती है फर्नीचर बनाने की। तो इस तरह की वुड क्या कहलाएगी, पिक्नोजाइलिक वुड। और ये आपको किस में देखने को मिलेगी, पाइनस में। एग्जाम में बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो इसमें डिफ्रेंसिएशन को लेकर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेनोजाइलिक वुड एंड पिक्नोजाइलिक वुड। तो यहाँ पे जितना भी मैटर मैंने लिखा है वो सारा कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में, साइकस और पाइनस। इन 2 एग्जाम को अच्छी तरह से याद कर लेना कि पाइनस में कौन सी वुड होती है, पिक्नोजाइलिक, पीपी क्रॉस मैच कर लेना, गलती नहीं होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लीफ की। जब हमने अभी किसके देख लिया, रूट का देख लिया कि वहां पे किस तरह के वेस्कुलर बंडल मिल रहे हैं, अब हमने स्टेम का देख लिया, लास्ट में आ जाती है लीफ। जब बच्चों लीफ की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये कैसे एडेप्टेशन शो करती है, जीरोफिटिक। तो जीरोफिटिक शो करती है, इसका मतलब क्या होगा, थिक क्यूटिकल मिलेगी। स्टोमेटा कैसे होंगे, संकन होंगे। जो बीच का टिश्यू होता है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस का, वो कहलाता है मीजोफिल। अब ये मीजोफिल डिपेंड करता है, अगर आप साइकस की अगर आप देख रहे हैं तो वहां पे वो स्पंजी और पैलिसेड लेयर में डिफ्रेंशिएटेड होता है, लेकिन पाइनस में जो होता है वो क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है।
ये चीज़ आप मेंशन करेंगे। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी हमने जैसे ये साइकस की लीफलेट देखी थी, तो आपने इस तरीके से देखा था ना, इस तरीके से लीफ बन रही थी, ये कंपाउंड लीफ है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। अब अगर मैं इस एक को अलग से निकाल के बनाऊँ, तो कुछ इस तरीके की हमें सिचुएशन नज़र आती है कि इसमें केवल आपको मिड वेन दिखेगी, है ना? लेटरल वेन्स नहीं होती। अब अगर लेटरल वेन्स नहीं है, लेटरल वेन्स का मतलब हुआ कि अगर मैं ऐसे बना देती, मान लो ऐसे बना देती ये लेटरल वेन्स। अब ये लेटरल वेन्स क्या करती है, यहाँ पे जो सेल होंगी, यहाँ पे जो सेल होंगी, उनको न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। अब ये लेटरल वेन्स नहीं है, तो यहाँ पे जो बेचारी सेल है, इनको खाना कैसे मिले, इनको पानी कैसे मिले? तो इसके लिए भी भगवान ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, इनको दिया है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। अब ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या होता है, इसके लिए आप प्लीज साइकस की लीफलेट वाला लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पे आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कराया, या शॉर्ट सेक्शन में जाके देख लेना, वहां मैंने क्लियर कराया। अभी बताऊंगी तो सब कहेंगे बहुत पका रही है मैडम, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या है। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बहुत प्रेजेंट होता है इसमें। ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या काम करता है, ये जो साइड में जो लेटरल कंडक्शन का काम करता है, जो साइड में सेल्स होंगी इस लीफलेट के, उनको वाटर और मिनरल और न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन करता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू करता है। समझ में आ गई बात? तो आप जब जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स एग्जाम में पूरा फुल क्वेश्चन आता है, तो आप अपना आंसर कैसे शुरू करोगे, जैसे मैंने आपको स्लाइड 1 से बताया है, नेक्ड सीट से बात अपनी शुरू करते करते, फिर उसके बाद उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को पॉइंट्स में आप सारे लिखेंगे, फिर इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आपको क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिले, वहां पे आप सारे पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। इस तरीके से आप अपने आंसर को लिखेंगे। डायग्राम जहां आपको जरूरत लगती है, अब जैसे यहाँ हम अगर बनाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो इसीलिए जहां आप बता सकते हैं, जैसे रेडियल वेस्कुलर बंडल में बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर आपको ये यहाँ पे बना सकते हो आप डायग्राम, स्टेम में कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन है, तो यहाँ पे आप अपनी बात समझा सकते हो। तो वहाँ हम छोटे छोटे इजी इजी जो डायग्राम है उनको हम जरूर से अपने आंसर में मेंशन कर देंगे, तो हमारा आंसर और भी एनरिच हो जाएगा। अब कल हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन में आपको जिम्नोस्पर्म में क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहीं कोई डाउट आता है तो भी कमेंट कर दिया करिए। आज के लिए इतना बहुत है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।